चैप्टर वाइज इंग्लिश पेडागॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स एंड रोल ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर लास्ट में आप लोग बताना कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। और ये आपके टॉपिक से ही टोटल क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंग्वेज स्किल्स इज द, मैं इसका हिंदी भी बताने की कोशिश करूंगा, तो हिंदी वाले को डरने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज इज द क्या है? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग या ऑल ऑफ दीज, यानी भाषा कौशल। लैंग्वेज स्किल इज द क्या है? आंसर बताओ इसमें क्या होगा? ए बी सी डी, कौन से ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे? पहले का आंसर क्या होगा? लैंग्वेज स्किल क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहले का डी, ऑल ऑफ दीज। चारों, यहाँ पे जो तीनों दिया है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग भी होता है, ठीक है। बेसिकली ये तीनों ही दिए हैं यहाँ पे, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। पहले का आंसर डी हुआ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच इज नॉट वन ऑफ द काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, ठीक है। तो आपको बताना है स्पीकिंग सिचुएशंस के बारे में, जो नहीं है, कौन सी नहीं है। स्पीकिंग सिचुएशंस का प्रकार कौन सा नहीं है? इंटरेक्टिव, पार्शियली इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव, नॉन ऑफ दीज। तो ऐसा कौन सा है जो स्पीकिंग सिचुएशन की बात नहीं करेगा? आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का? तो यहाँ पे सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जो स्पीकिंग सिचुएशन की बात कर रहा है नेगेटिविटी के रूप में, यानी नहीं के रूप में, तो डी, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इंटरेक्टिव, पार्शियली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव, ये तीनों क्या हैं? 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, इसलिए इसका आंसर डी, ठीक है। स्पीकिंग सिचुएशन को तीनों के रूप में माना जाता है, इंटरेक्टिव, पार्शियली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। सेकंड का आंसर डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। काफी आसान क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीडिंग स्किल। तो यहाँ पे जो नीचे दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि नॉट ए रीडिंग स्किल्स, यानी पढ़ने का कौशल कौन सा नहीं है। नॉट ए रीडिंग स्किल्स, रीडिंग टेक्स्ट बुक, या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट, या फिर लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे थर्ड का आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से रीडिंग स्किल्स के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, किस ऑप्शंस में। थर्ड का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे थर्ड का आंसर हो जाएगा डी नंबर, लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो कि रीडिंग स्किल्स के बारे में नहीं है। यह रेडियो क्या होता है? रेडियो के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, इसलिए ये सुनने वाले हो गया। पढ़ने के लिए, जबकि रीडिंग मतलब पढ़ना, ये पढ़ने से रिलेट नहीं करेगा। जबकि टेक्स्ट बुक को आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हैं, और इंटरनेट पर भी जो भी ब्लॉग है उसको भी पढ़ाया जाता है। यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा एक चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज ही कर रहे हैं, और हर एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी सेक्शन की कर रहे हैं, क्योंकि 90 नंबर के, 90 मार्क्स के आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम में दीजिए। तो खासकर प्राइमरी सेक्शन में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका जो पेडागॉजी सेक्शन है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी करते रहना। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई एन इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग लिसनिंग टाइप। यहाँ पे अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट ऑप्शंस के बारे में बात करना है, जो कि रिगार्डिंग लिसनिंग टाइप्स, सुनने के प्रकार के, सुनने के प्रकार में जो सम्मिलित नहीं हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शंस दिया है? ऑप्शंस देखो, अटेंटिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग, फॉर्मल लिसनिंग, या फिर
कैजुअल लिसनिंग। इनमें से कौन सा इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुपयुक्त है, लिसनिंग टाइप के प्रकार का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो, जो फॉर्मल लिसनिंग होता है वह एक टाइप नहीं होता है लिसनिंग स्किल्स का, जबकि आपका जो ये पहला नंबर है अटेंटिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग और कैजुअल लिसनिंग, ये सब क्या है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ये सब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग या फिर बायस्ड लिसनिंग, इवैल्यूएशन लिसनिंग या सिंपैथाइज लिसनिंग, ये सब टाइप्स होते हैं, जबकि फॉर्मल लिसनिंग ये इनएप्रोप्रिएट रीडिंग हो जाएगा लिसनिंग टाइप में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड। यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा है, नीचे जो दिया गया ऑप्शंस उसमें से इफेक्टिव मेथड्स कौन से नहीं है। नॉट टू इम्प्रोवाइज योर राइटिंग स्किल, जो कि आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज यानी महत्वपूर्ण इम्प्रोवाइज करते हैं, उसका उद्देश्यपूर्ण उपयोग करवाते हैं राइटिंग स्किल्स में। तो यहाँ पे आंसर देखो, राइट ए लेटर टू पेन ऑन पेपर, क्या ये ऑप्शन नहीं होगा? या फिर डायरी एंट्री, या फिर आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट पैराग्राफ्स यूजिंग सिचुएशंस के बारे में बात करना है। इसमें से कौन सा नहीं है जो आपके इम्प्रोवाइज योर राइटिंग स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। तो आपके राइटिंग स्किल्स को जो इम्प्रोवाइज करता है, तो इसमें से कोई नहीं है। आपका जो इफेक्टिव वेज या इम्प्रोवाइज राइटिंग स्किल्स यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शंस, उनमें से कोई नहीं है। और मैनी लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं, राइटिंग इज द फर्स्ट टाइम दे अटेक्टिव या फिर एक्टिवली ट्राई करते हैं टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, ठीक है, rather than कंज्यूम द लैंग्वेज। यानी यहाँ पे जो दिया गया है, तो एक तरह से राइट ए लेटर टू पेन ऑन पेपर या फिर डायरी एंट्री, ये बहुत ही विस्तृत चीज़ें हो जाती हैं इसमें। समझे, शुरुआत में बहुत ही इजीली स्टार्ट किया जाता है, यानी 5 का आंसर डी हो जाएगा, इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो 5 का आंसर डी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन से राइटिंग स्किल्स की बात नहीं करता है या नहीं है? ठीक है, नॉट ए राइटिंग स्किल्स। नोट मेकिंग, राइटिंग ए लेटर, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया या फिर राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट। इसमें बताओ कौन सा राइटिंग स्किल्स के बारे में बात नहीं करता है, नॉट ए राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ क्या होगा? तो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा है, अगर किसी स्किल यानी कौशल, ठीक है, तो इसमें नोट मेकिंग में राइटिंग स्किल्स चाहिए होता है, ठीक है। राइटिंग ए लेटर में, इसमें भी लेटर अगर लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर भी होते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे खत्म करना है, नाम वगैरह लिखना है। और गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, तो ये नहीं होगा, नहीं के सेंस में अगर बात करना है। इंफॉर्मेशन अगर आप इंसाइक्लोपीडिया से प्राप्त करते हैं तो राइटिंग स्किल्स नहीं है, बस ये रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। और राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट, रिपोर्ट भी लिख रहे हैं तो आपकी स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगी। 6 का आंसर सी, नेगेटिव के रूप में सी नंबर। इंसाइक्लोपीडिया से अगर कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं तो यानी रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। विच इज नॉट वन ऑफ द स्पीकिंग स्किल्स। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से स्पीकिंग स्किल्स कौन सा नहीं है, विच इज नॉट वन ऑफ द स्पीकिंग स्किल्स, बोलने वाला कौशल कौन सा नहीं है। तो गिविंग ए लेक्चर इन क्लास, तो क्या स्पीकिंग स्किल्स नहीं है? या फिर बी नंबर, राइटिंग रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट विटनेस्ड, यानी किसी भी एक्सीडेंट का गवाह के रूप में आप रिपोर्ट एक लिखिए, तो क्या ये स्पीकिंग स्किल्स नहीं है? या फिर स्पीकिंग इन असेंबली ऑन द स्टेज, किसी भी असेंबली या सभागार में आप लोग स्पीकिंग करें, बोलें ऑन द स्टेज, यानी
सभागार के कच्चे स्टेज पे, तो क्या स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। या फिर डी नंबर, हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ योर क्लासमेट, अपने साथी सहपाठी के साथ कन्वर्सेशन बातचीत करना, ये स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच इज नॉट वन ऑफ द स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत क्या आएगा, ये लेक्चरिंग क्लास, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, बोलना है, तो स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। राइटिंग रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट विटनेस्ड, ये नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, क्योंकि आप राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स हो जाएंगे, ठीक है। जबकि स्पीकिंग इन असेंबली ऑन द स्टेज, ये भी हो जाएगा, और हैविंग ए कन्वर्सेशन विद योर क्लास में, इसमें भी बोलना पड़ेगा, यानी स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर 7 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट टू, जो आपका सुनना है, लिसनिंग है, सुनना, वो महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, टू कम्युनिकेट वेल, बेहतरीन संचार के लिए, टू यूज डिफिकल्ट लैंग्वेज, कठिन भाषाओं के लिए, या फिर टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, या फिर टू रीड आउट द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए। इसमें से लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, जरूरी है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे जो 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम्युनिकेटिव वेल। ये लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट इसके लिए होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिसनिंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट टू कम्युनिकेट वेल, ठीक है। इट इज लाइक प्रोसेस ऑफ रीडिंग which should possess knowledge of phonology, syntax, semantics and text understanding। जो ये लैंग्वेज यानी भाषा की छोटी छोटी शब्दावलियां हैं, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। इसलिए अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए लिसनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होंगी, बड़ी ध्यान से सुनना होता है, और उसका अनुकरण करके या फिर सीख करके उसके माध्यम से बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। एट का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे नीचे जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सबसे उपयुक्त आंसर को बताना है। क्वेश्चन क्या है, राइटिंग इज ए डॉट डॉट एंड नॉट ए डॉट डॉट, जो आपका लिखना है वो क्या है और क्या नहीं है, ये बताना है। तो प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन नहीं है, या फिर प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है, फॉर्मेशन नहीं है, या प्रोडक्ट है, प्रोसेस नहीं है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के बारे में बात करना है, कौन सा ऐसा होगा। तो क्वेश्चन का 9 का आंसर सोचो। जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 का, बी नंबर। राइटिंग जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जबकि एक प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है। प्रोडक्ट यानी उत्पाद, कोई भी वस्तु का उत्पाद। तो राइटिंग एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीडीपी सेक्शन और आपका जो भी हिंदी पेडागॉजी खासकर, उसमें भी कई बार ऐसे पूछते हैं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, समझ लेना कि राइटिंग जो हो गया आपका एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 9 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, which among the following are the possible challenges while teaching children's second language skills। यहाँ पे आपको बताना है पॉसिबल चैलेंजेस, यानी संभव चुनौतियां कौन सी हैं, कब, जब आप वाइल वाइल टीचिंग चिल्ड्रंस सेकेंड लैंग्वेज स्किल, जब आप बच्चों को दूसरी भाषा की कौशल को सिखा रहे होते हैं, उसमें सबसे संभव चुनौतियां कौन सी होंगी। नीचे ऑप्शंस दिए हैं। पहला नंबर, स्टूडेंट्स बिकमिंग ओवरली डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज टीचर, यानी जो आपके छात्र होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं अपने लैंग्वेज टीचर पे, इसलिए। एंड नॉट ट्राई फाइंडिंग आंसर बाई देयर ओन, और स्वयं से उसके आंसर या फिर
चुनौतियों को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं जो भाषा में होती है, सेकेंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होती है, ग्रामर बेसिकली जो भी है। तो क्या ये होगा पॉसिबल चैलेंजेस कि आपका जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके अपने टीचर्स पे, लैंग्वेज टीचर पे, और स्वयं से कुछ भी नहीं करने की कोशिश करता है, या फिर परसिस्टेंट यूज द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी फर्स्ट लैंग्वेज का बहुत ही अधिकतया में यूज करता है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा दूसरे लैंग्वेज के सीखने के प्रति ध्यान नहीं होता है। या फिर सी नंबर, स्टूडेंट्स आर बोरेड, इनअटेंटिव एंड अनमोटिवेटेड, या फिर स्टूडेंट्स जो होता है काफ़ी समय बोर हो जाता है सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ने या पढ़ाने के दौरान, या फिर उसमें अनमोटिवेटेड रहता है, उत्साह नहीं होता है अगली दूसरी लैंग्वेज को सीखने में, इसलिए पॉसिबल चैलेंजेस ये भी उसके अंतर्गत आ सकता है। या फिर ये सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, यानी स्टूडेंट्स डिपेंड रहता है, स्वयं से कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा क्या दिया है, बहुत ज़्यादा अपनी पहली भाषा यानी मातृभाषा को भी बोलता है। और इसमें थर्ड जो दिया है या फिर दूसरी भाषा सीखने के लिए बोर्ड या फिर अनमोटिवेटेड, इनअटेंटिव, क्लास में उसका ध्यान नहीं होता है, इसलिए ये सारी चैलेंजेस इसमें सम्मिलित हो सकती है। यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है पॉसिबल चैलेंजेस वाइल टीचिंग चिल्ड्रंस सेकेंड लैंग्वेज के से, अगर हम दूसरी भाषा की कौशल को सिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा संभव चुनौतियाँ कौन सी होंगी। 10 का आंसर बताओ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कठिनाई आनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा डी, आसान है। तीनों पर संभव चुनौतियाँ आती हैं। अगर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है टीचर्स पे तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाली है। अगर आप स्टूडेंट्स जो है अपनी एक ही भाषा को लेकर के दृढ़ है, उसी को अधिकता है यूज करता है, सेकेंड लैंग्वेज वो नहीं सीख पाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में बोर्ड है, अनमोटिवेटेड है, तो भी उसमें प्रॉब्लम्स है, यानी 10 का आंसर डी हो जाएगा। ये सारे पॉसिबल चैलेंजेस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट का जो आपका इंग्लिश पेडागॉजी सेक्शंस का कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 4 करेंगे, अगले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक के साथ भी अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ भी मिल सकता है। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।